स्क्रीन कहाँ से चेंज किया था, यहाँ से? नहीं, ये बैक। चलिए, क्या कर रहे थे हम लोग? इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्यूशन है, परिक्रमा। रिवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है? कुछ डाउट था उस टॉपिक में, बताएं। अच्छा, ये समझ में नहीं आया था ना कि सी ब्रिज क्या है और लैंड ब्रिज क्या है ना, इसके बाद बात करेंगे। और एक था माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, है ना। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, ये बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं है। देखो, ब्रिज का मतलब होता है स्लो विंड। ब्रिज का मतलब होता है स्लो स्पीडली विंड, यानी बहुत धीमी गति से चलने वाली विंड। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि इनका कॉज क्या है और इनका इम्पैक्ट क्या है ना, कब चलती है। हो जाएगा, कूलिंग अभी शुरू हुआ है। अच्छा, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो विंड्स का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है। ये पता है आपको कि विंड्स कैसे मूव करती है, कैसे चलती है, हवाएं कैसे चलती हैं। एक आपने वर्ड सुना होगा, मतलब ईयर, और दूसरा है विंड, है ना। इन दोनों में क्या फर्क है? ईयर और विंड, हवा और पवन। देखो, जब ये आप, अगर आप ये समझ गए ना कि विंड का मूवमेंट क्या है, कैसे मूवमेंट होता है, तो आपको पूरा क्लाइमेट समझ में आ जाएगा। पूरा क्लाइमेट, पूरा क्लाइमेट में कुछ है ही नहीं अगर हवाएं कैसे चलती हैं समझ में आ गए तो। किसी को, अच्छा पहले देखते हैं ईयर और विंड दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, अगर कोई गैस, है ना, गैस, एयर में देखो तीन चीजें होती हैं, इन दोनों में तीन चीजें होती हैं। तीन, पहला होता है डस्ट पार्टिकल, ठीक है। दूसरा होता है गैस, है ना। और तीसरा होता है ह्यूमिडिटी, है ना। ये तीन चीजें होती हैं, ध्यान समझिएगा। एयर एयर में या विंड में तीन चीजें होती है, गैस, डस्ट पार्टिकल और ह्यूमिडिटी। इसको भी वेपर ही बोलते हैं। तीन हैं। अगर इनका, अच्छा यही चीज तो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर भी तो यही है ना। एटमॉस्फेयर भी यही है। तो अगर गैस, डस्ट पार्टिकल और ह्यूमिडिटी विदाउट डायरेक्शन मूव करती है, ध्यान समझिएगा, विदाउट डायरेक्शन, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ईयर। जैसे फैन है, फैन से एयर चल रही है, विंड नहीं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ गैस विदाउट डायरेक्शन इज नोन एज अ ईयर। अगर कोई भी गैस बिना डायरेक्शन के मूव करती है, विदाउट डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको कहते हैं ईयर। अगर वो ईयर किसी डायरेक्शन में मूव करती है, इज कॉल्ड एज अ विंड। समझ में आ गया? ईयर क्या है? विदाउट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज अ ईयर। इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ईयर मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ विंड। अगर किसी डायरेक्शन में गति कर रहा है, किसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ गैसेस इन डायरेक्शन,
इन एनी डायरेक्शन, है ना, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन इज कॉल्ड एज विंड। ठीक है, अब समझ में आ गया? अगर किसी डायरेक्शन में हो रहा है तो वो विंड है, और उसको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ गैसेस इन एनी डायरेक्शन, है ना, इज कॉल्ड एज अ एयर। परिभाषा कर ही सकते हैं हम लोग। कोशिश करिएगा जो हम बोल रहे हैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, है ना, बस समझ के, अंडरस्टैंडिंग। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिविल सर्विस एग्जाम रटने से नहीं होता है। बस दो ही बातें मैंने अभी तक बताई हैं। अगर गैस बिना डायरेक्शन के मूव करती है तो वो एयर है, और डायरेक्शन में मूव करती तो वो विंड है। बस सिंपल सी बात। ठीक, अब बात करते हैं कि मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, विंड मूव कैसे करती है, हवा कैसे चलती है, पता है? किसी को तो पता होगा, ऐसा थोड़ी है। हवाएं कैसे चलती हैं, बताओ साइंटिफिकली। सारा गेम ज्योग्राफी हवाओं का है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो है विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, डेवलप कैसे होता है, बताओ। देखो मैं यहाँ पे दो पॉइंट बता रहा हूं, एक पॉइंट आपने सुना होगा, दूसरा मैं भी पहली बार यूज कर रहा हूं, दूसरा वाला। ठीक है, पहली बार मैं लिखूंगा यहाँ पे, अभी तक मैंने लिखा नहीं कहीं। पहला पॉइंट तो आपको पता होगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन प्रेशर डिक्रीज, ये तो पता है ना, पहला पॉइंट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इतना क्लियर है? ये पॉइंट सबको मालूम होगा। अब मुझे प्रैक्टिकली समझा दीजिए ये कैसे होता है। हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, बट प्रैक्टिकली बता दीजिए कैसे होता होगा ये। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर कैसे कम होता है? अगर प्रैक्टिकल समझ गए ना तो फिर दूसरा वाला बताऊंगा मैं, दूसरा क्या है बताओ, प्रैक्टिकली करके बताओ कैसे होता है, समझाओ। एक हमें किसान को समझाना है। देखो, हम लोगों ने 6 क्लास में साइंस में पढ़ा था कि अगर हम कोई पदार्थ गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो फैलता है, फैलता है कि नहीं? ठीक है, अगर कोई पदार्थ इतने पास में है, एक प्रेशर, अगर कोई पदार्थ इतने पास में है तो वो प्रेशर, और पदार्थ इतने पास में है तो वो प्रेशर। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ये स्पेस बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है कि जब हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, फैलता है तो स्पेस बढ़ेगा, तो जैसे स्पेस बढ़ेगा वो प्रेशर कम होगा। अगर यहाँ पे हम तापमान बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो जो यहाँ पे गैस है ना वो फैलेगी, और फैलेगी तो जो गैस यहाँ पर थी वो यहाँ पर आएगी, तो जो अब तक प्रेशर डाल रही थी वो प्रेशर कम हो जाएगा, और गर्म करेंगे तो और ही ऊपर जाएगी, और प्रेशर कम होगा, और गर्म करेंगे और ऊपर जाएगी, तो जितना गर्म करेंगे उतना ये सरफेस से ऊपर उठेगी, और जब ये ऊपर उठेगी तो यहाँ प्रेशर कम होगा, इसी को कहते हैं लो प्रेशर। अगर यहाँ प्रेशर कम हुआ तो हवा इस स्पेस को घर खाली जो हुआ है ना, इसको भरने के लिए कहीं से तो हवा आएगी। तो बस सिंपल सा है। एक और ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर है 26 डिग्री, ठीक है,
और यहाँ पे है 42 डिग्री। तो क्या होगा, हवा कैसे चलेगी, ठीक है, हवा ऐसे चलेगी ना, 26 to 42। इतना क्लियर है सबको कि जिधर टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर हवा चलेगी। क्यों? क्योंकि जिधर ज्यादा होगा उधर प्रेशर कम होगा, जिधर कम होगा उसको भरने के लिए चलेगी। एग्जाम्पल तौर पे जैसे अभी इंडिया है हमारा, ठीक है, नॉर्थ इंडिया आपका जो ये वाला एरिया है, इस समय पंजाब हरियाणा यूपी वाला एरिया है, यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। लू कुछ दिन पहले चल रही थी क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था। ये हवाएं जितना तेज यहाँ पे चल रही हैं जून के महीने में, उतनी तेज यहाँ पे क्यों नहीं चल रही है? नहीं चल रही हैं। क्यों चल रही है लू पंजाब में, हरियाणा में या राजस्थान में या यूपी में? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। एक तो ये होगा कि टेम्परेचर कहीं भी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो हवाएं चलेंगी। और दूसरा एक मैं और बता दूं कि टेम्परेचर, अभी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, जैसे पूछा था कि ट्रोपोस्फीयर की हाइट कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम होगी। तो अगर हाइट इंक्रीज होती है तो भी प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट में जो मैं बता रहा हूं आपको, दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है, हाइट इंक्रीज देन प्रेशर डिक्रीज, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा। दो पॉइंट लिख लीजिए, हाइट इंक्रीज होगी तब भी प्रेशर डिक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब भी प्रेशर डिक्रीज होगा। यही इसी से रिलेटेड अभी 2024 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है ना, ट्रोपोस्फीयर वाला, इससे रिलेटेड है। हाइट अगर इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इसको कैसे समझाओगे वैसे प्रैक्टिकल में कैसे बता पाओगे? हाइट पे जाने पर प्रेशर कम क्यों होता है, बताओ। जैसे मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, लिक्विड है ये, इसमें हम तीन चीजें डालेंगे, कागज के टुकड़े, रबड़ के टुकड़े और लोहे के टुकड़े, ठीक है, ध्यान समझना। कागज के टुकड़े डाला हमने छोटे छोटे, रबड़ के टुकड़े डाले और लोहे के टुकड़े। तो लोहे के टुकड़े हैं वो सबसे पहले नीचे आ जाएंगे, रबड़ के उसके बाद आ जाएंगे, कागज के उसके ऊपर होंगे। तो समझ गए? तो जो जिसमें वजन ज्यादा है ना, जिसमें वेट ज्यादा है वो हमेशा नीचे बैठता है सरफेस पे। तो जैसे जैसे अगर ये हमारा सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस पे एटमॉस्फेयर घना कहाँ होगा, यहाँ पर होगा सबसे ज्यादा, है ना। थोड़ा ऊंचे जाएंगे तो और कम हो जाएगा, थोड़ा और जाएंगे तो और कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो जो भारी पदार्थ है वो पास में रहेंगे, हल्के वाले ऊपर रहेंगे। तो प्रेशर कहाँ पे कम होगा, जितना हाइट पे जाएंगे उतना प्रेशर कम होता चला जाएगा। क्योंकि जो तीन पदार्थ हैं कौन कौन से, डस्ट पार्टिकल, गैस और ह्यूमिडिटी, ये तीनों पास पृथ्वी के सरफेस पे पास में होंगे। इसीलिए हाइट पे जाने पर एटमॉस्फेयर में डेंसिटी कम हो जाती है, इसीलिए पहाड़ों पर जाने पर ऑक्सीजन ले जानी पड़ती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि प्रेशर दो तरह से कम होता है ना। एक क्वेश्चन अगर मन में डाउट में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कि नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर प्रेशर कम होता है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने कम होने से प्रेशर बढ़ता है। ये सेंटेंस इसके हिसाब से है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो, हाइट के बढ़ने पर टेम्परेचर भी कम हो रहा है और प्रेशर भी कम हो रहा है। कभी आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि एल्टीट्यूड यानी समुद्र से ऊंचाई जाने पर टेम्परेचर भी कम होगा और प्रेशर भी कम होगा। और दोनों चीजें कम क्यों हो रही हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो रही है। समझ गए हमारी बात? एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो रही है। अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है जस्ट 24 वाले में कि पृथ्वी हमारे सोलर रेज से गर्म होती है या टेरेस्ट्रियल रेज से गर्म होती है। अभी 24 का क्वेश्चन है, याद होगा शायद। जो पृथ्वी है वो सोलर रेज से गर्म हो रही है या
पृथ्वी से जाने वाली किरणों से गर्म हो रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया उन्होंने, क्योंकि उसमें जस्ट दूसरे सेंटेंस में उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी उन्होंने, है ना। सोलर रेडियस जगह उन्होंने कर दिया शॉर्ट वेव्स, और टेरेस्ट्रियल वेव्स की कर दिया लॉन्ग वेव्स। तभी तो कहते हैं कि यूपीएससी पूरी साल में क्वेश्चन बनाती है 100, 100, एक साल लगाती है बनाने में, और आप उसको सॉल्व करते हो 2 घंटे में। सोचिए आप, गलत तो करवा ही लेगी वो, ठीक है। तो क्या लगाया था आपने? आप दिया था पेपर? किसने दिया था? देने वाले चले गए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन के बारे में। उन्होंने पूछा था, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये सूर्य है, थोड़ा समझना। उन्होंने कहा था कि सूर्य से आने वाली जो वेव्स हैं उनसे पृथ्वी गर्म होती है, या पृथ्वी से जाने वाली वेव से गर्म होती है। पृथ्वी हमेशा इससे गर्म होती है। जो पृथ्वी है वो पृथ्वी से जाने वाली किरणों से गर्म होती है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं साइंस में लॉन्ग वेव्स, इनको बोलते हैं शॉर्ट वेव्स, ठीक है। वैसे सोलर रेडिएशन है और ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, नाम है, साइंटिफिक नेम है सोलर शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स, ठीक है। तो पृथ्वी हमेशा इन वेव से गर्म होती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। चलिए अब हम यहां जाते हैं कि विंड जो है डेंसिटी कम हो जाती है। मुझे सिर्फ इतना बताना था ये समझाने के लिए कि हवा कैसे चलती है। अब आ जाते हैं पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको सिर्फ 2 मिनट नहीं लगेंगे इसको समझने में, ठीक। देखो, हम 2 मैप बनाएंगे इंडिया का। एक मैप बनाएंगे जो होगा दिन का मैप है, ठीक है, डे। दूसरा मैप है नाइट का, ये दोनों बना लेना आप लोग, नाइट का। दूसरा मैप है नाइट का, रात का, ठीक है। 2 मैप है इंडिया के, एक डे है एक नाइट है। अब देखते हैं, हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि जो दिन है, डे जो होता है, दिन होता है, दिन में लैंड का टेम्परेचर ज्यादा होता है कि नहीं? दिन के समय धरातल का टेम्परेचर ज्यादा होता है इन कंपेयर ओशियन, ठीक है। तो दिन है तो यहाँ पे टेम्परेचर हम मान लेते हैं ये होगा यहाँ पे 29 डिग्री, एक एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। यहां पर होगा 22 डिग्री या उससे कम, एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दिन का एवरेज हो गया 29 और 22, ठीक। रात में क्या होगा? रात में स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है ना। तो रात में ये टेम्परेचर हो जाएगा यहां पर 18 डिग्री, और यहां पर भी कम होगा लेकिन कम कम होगा। ये यहां पर होगा 20 डिग्री, 20 डिग्री। कहानी समझ में आ गई पूरी? क्या दिन, अब देखो यहां पर टेम्परेचर समझते हैं। यहां पे टेम्परेचर 22 से यहाँ पे 29 है, 29 है। तो यहाँ पे प्रेशर लो है, यहाँ पे प्रेशर हाई है। तो हवा कैसे चलेगी? सी टू लैंड। तो ये क्या हो गया? सी ब्रिज, है ना। यानी जो सी ब्रिज है वो कब चलेगी? दिन में। सी ब्रिज कैसे चलती है पता है ना? कि दिन में समुद्र से, कभी आप लोग पुराने गाने देखना जिसमें शूटिंग समुद्र के पास हुई हो, ध्यान से देखना कि जो एक्टर या एक्ट्रेस होती है उनके कपड़े ना कैमरे की तरफ हमेशा दिखेंगे आते हुए। आपको समुद्र के किनारे दिन में जाओगे ना तो समंदर की तरफ से हवा आती मिलेगी आपको, रात में समंदर की ओर हवा जाती हुई मिलेगी। दिन में क्यों होता है? क्योंकि आसपास का टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहां पर कम होता है। रात में क्या होगा? अचानक से ठंडा होगा, टेम्परेचर 18 होगा, रात में हवा इस तरह से चलेगी। ये क्या होगा? लैंड ब्रिज, ठीक है। ये है लैंड ब्रिज, यानी रात में चलती है स्थल समीर, इसको बोलते हैं। अब इसमें कोई डाउट है? लिखने को जरूरत ही नहीं है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, इसी नंबर दे देगा। कुछ लिखने की जरूरत है इसमें? बताओ। तो ये है सी ब्रिज और ये है लैंड ब्रिज। अब कोई डाउट हो तो समझा दो। इससे पहले जानना जरूरी था कि हवा कैसे चलती है। बताओ, क्लियर है? अब इसका इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है? व्हाट इज द यूज ऑफ सी ब्रिज या लैंड ब्रिज? कुछ हो सकता है इंपैक्ट? लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा।
इंपॉर्टेंस ऑफ सी ब्रिज, सी ब्रिज, सी या लैंड ब्रिज, दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, बताओ, कुछ है इंपॉर्टेंस? क्या क्या इसका यूज है? देखो, सबसे पहली बात है कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कंट्रोल टेम्परेचर चेंज इन रीजन, यानी वो बहुत ज्यादा कम या ज्यादा नहीं होने देती टेम्परेचर को, है ना। कंट्रोल टेम्परेचर इन कोस्टल रीजन, लिख लीजिए, कंट्रोल टेम्परेचर इन कोस्टल रीजन। क्योंकि अगर यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हुआ, इधर से हवा चली जाएगी ठंडी, तो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। इधर कम हुआ तो इधर से आ जाएगी। तो कोस्टल एरिया में टेम्परेचर कंट्रोल करती हैं ये। और क्या करती हैं? आपने पुराने जमाने में देखा होगा, जो जहाज होते थे, जहाजों पे कपड़ा लगा रहता था हवा के लिए, ठीक है। तो ये एंशियंट टाइम में ट्रांसपोर्ट के काम में आती थी। मतलब ये हवाएं चलती थी ना, तो शिप को वहां से टेक ऑफ कराया जाता था, मतलब चलाया जाता था। तो दे मे बी यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट। अब तो खैर जमाना नहीं है ऐसा, लेकिन पुराने जमाने में, एंशियंट टाइम में, ये परिवहन के लिए यूज होती थी, यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। अभी तो खैर बहुत कुछ आगे निकल गया है, यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी इनका यूज होता था एंशियंट टाइम में। पुराने सीरियल देखोगे, एक आता था अलिफ लैला, ये पुराने जहाजों वाले नाटक देखोगे तो उसमें देखोगे आप, पुराने का भी जो बाहुबली जो मूवी आई थी उसमें दिखाया गया था, उसमें भी कपड़ा बना हुआ था वो। तो इसीलिए होता है कि विंड को एज ए एनर्जी वो यूज कर पाए। तो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। और क्या आपको पता है जो विंड एनर्जी कोस्टल रीजन में क्यों होती है? तमिलनाडु, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, क्यों? क्योंकि वहां हवा चलती रहती है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि विंड विंड एनर्जी के लिए कितनी स्पीड विंड चाहिए, एवरेज कितनी होगी लगभग, एवरेज बता रहा हूं मैं, मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए कितनी एनर्जी, कितनी स्पीडली विंड चाहिए रेगुलरली? 20 किलोमीटर पर आवर। तो लिख लीजिए चाहे, एवरेज विंड फॉर सोलर एनर्जी, सॉरी विंड एनर्जी 20 किलोमीटर पर आवर। तो दे मे बी यूज फॉर द विंड एनर्जी, ठीक है। तो विंड एनर्जी के लिए भी ये यूज हो सकते हैं, है ना, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा के लिए। तो 20 किलोमीटर पर आवर। सबसे ज्यादा पता है कहां पे विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है इंडिया में इस समय? कर्नाटका में। रीजन कि उसको वैष्णो घाट भी मिलता है, ईस्टर्न घाट भी मिलता है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी है। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, यूज फॉर टूरिज्म, लोग घूमने भी जाते हैं, है ना, तो टूरिज्म के लिए भी काफी अट्रैक्टिव है। कभी देखना पुराना गाना कोई चल रहा हो टीवी मूवी में, और और वो किनारे पर हो, तो देखना हीरोइन के कपड़े हमेशा आगे उड़ते दिखेंगे, और हमेशा हवा चलेगी किनारे पर, हमेशा। दिन में समंदर से स्थल की ओर, और रात में लैंड से समंदर की ओर, हमेशा चलेगी। इसलिए वहां पे टेम्परेचर कभी कम ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और इसको मत जोड़ना किसी से, फिशिंग से मत जोड़ना, ट्रांस और टाइड से मत जोड़ना, है ना। कभी जोश में आके किनारे पर तो है, फिशिंग भी हो रहा है, टाइड भी हो रहा है, जोड़ दो, नहीं। ये हवा है, वो भी इसकी स्पीड कितनी है, 20 से 30 किलोमीटर पर आवर है, तो बहुत कुछ नहीं कर सकती है। और ये जान लो, ये दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल, ये रेनफॉल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। बस सीजन जो है वेदर कंट्रोल रखती है। उसके बाद देख लेते हैं माउंटेन और सी ब्रिज। माउंटेन पे ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। माउंटेन ब्रिज थोड़ा सा, ये एक माउंटेन बनाते हैं दिन वाला, ठीक है। देखो, ये माउंटेन है डे वाला, और ये है नाइट वाला।
नाइट वाला। हम ये पढ़ रहे हैं माउंटेन वैली और सी वैली, माउंटेन ब्रिज और सी वैली ब्रिज। अच्छा, पहाड़ों पे दिन के समय टेम्परेचर कहां ज्यादा होता है, चोटी पर या घाटी में? ऊपर ज्यादा होता है ना, इन कंपेयर। ऐसा नहीं कि वहां 42 हो यहाँ 31, ऐसा नहीं है, बट जो भी है, दिन के समय अगर इन यहाँ का टेम्परेचर होगा मान लीजिए 10 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ का होगा 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री होगा। 10 डिग्री वहां का, 6 डिग्री वैली का नीचे का होगा, कम होगा थोड़ा सा। नाइट में क्या होगा, ऊपर अचानक से कम हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा -10 डिग्री, ये हो जाएगा 2 डिग्री, हो जाएगा ना। रात में सुना है ना, पढ़ा भी आप लोगों ने कि रात के समय जो पहाड़ों पे जो ट्राइबल्स हैं, है ना, जो चरवाहा हैं, वो रात में घाटियों में चले आते हैं क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है। तो रात नाइट में -10 डिग्री हो जाएगा और यहाँ 2 डिग्री रहेगा। अब देखो हवा चला देते हैं, क्या दिक्कत है ना, अब तो चल जाएगी ना हवा। किधर से चलानी है बताओ, यहाँ किधर से चलेगी, इधर से, इधर से, नीचे से चलेगी ऊपर की ओर, ये क्या हो जाएगी, वैली ब्रिज, ये हो जाएगी ना वैली ब्रिज। कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं। अब नाइट में क्या होगा, ऊपर से नीचे को आएगी, क्योंकि माइनस से 2 डिग्री तो ज्यादा है ना, -10 से, तो यहां आएगी, तो ये हो जाएगा माउंटेन ब्रिज। इसमें कुछ भी रटने मतलब जरूरत ही नहीं है, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा सारा कुछ। तो ये था माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज। और ये तब तक नहीं समझ पाते जब तक आपको ये नहीं क्लियर होता कि कैसे हवाएं चलती हैं, वो जरूरी था समझाना, हाई प्रेशर लो प्रेशर। बताओ कोई डाउट है यहाँ पे? तो इसका क्या यूज हो सकता है, इसका कोई यूज है? इसका सिर्फ इतना यूज हो सकता है कि टेम्परेचर कंट्रोल रखती है ना, और यहाँ तो बहुत कुछ नहीं हो सकता है ना तो पवन चक्की हो सकती ना कुछ, बस इतना ही है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि वैली ब्रिज नाइट में चलती है या दिन में चलती है, या वैली ब्रिज या माउंटेन ब्रिज या सी ब्रिज या लैंड ब्रिज इज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन या रिवोल्यूशन। तो ऐसे करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी यूज तो आपको पता ही है। ये ध्यान रखना है कि स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है ना, वैली ब्रिज की तो और कम होगी, ठीक है। तो जो हमने टॉपिक करवाए थे क्या मोशन ऑफ अर्थ में, उसमें और कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है बता दो अभी। देखो जितने भी डाउट हो अभी पूछ लो, क्योंकि किताबों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आपको उस लेवल तक का समझा पाए जो एग्जाम में आता है, और किताबों की हैसियत है भी तो आप में इतना सब्र नहीं है कि आप उनको पढ़ पाए। आपके पास बहुत सारे काम हैं पढ़ाई के अलावा, वो ज्यादा जरूरी है। किताबों को पढ़ने के लिए बहुत पीस माइंड चाहिए, और जिसके पास मोबाइल है उसके पास शांति कहाँ है ना। मोबाइल में व्हाट्सएप है, एक नया आ गया रील भी है, क्यों है कि नहीं। हमने किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पढ़ने के लिए टाइम हमारे पास नहीं है ना। आप 20 पेज पढ़ोगे तो 2 लाइनें काम की मिलेंगी। हमें नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी 2-4 पेज पढ़े हों कंप्लीटली किताबों से। अच्छा कितने लोग पढ़ते हैं किताब, कोई ईमानदारी बता सकता है, सही बताना। याद उसका रीजन यही है क्योंकि एक लाइन तो लिखी है काम की, 10 लाइनें लिखी हैं बेकार।
अब जैसे ये चीज मैंने समझाई, इसको मुझे नहीं लगता आपको इस तरह कहीं किताब में मिलेगा, कि किताब उनको बनानी है इतनी मोटी और मैटर है इतना इतना सा, इसलिए। ठीक है, तो एक बार टॉपिक बता दी क्या क्या थे उसमें। साइक्लोन वगैरह तो आएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आएगा आगे। हाँ हाँ, रोटेशन रेवोल्यूशन में ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जैसे लॉन्गिट्यूड, अभी देखो आज हमने टॉपिक करवाए हैं, एक तो करवाया है लैटिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और मोशंस ऑफ अर्थ, मोशंस ऑफ अर्थ, ये 3 टॉपिक करवाए। इनमें से अगर कोई डाउट हो तो अभी बता दो। और क्वेश्चन हमेशा यहां से यूपीएससी 2 क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में, इस बार भी पूछे हैं, इस बार भी पूछे हैं, है ना। ज्योग्राफी क्वेश्चन कितने गलत हुए आपके? अभी क्वेश्चन में कौन सा पूछ रहा था आपसे? एक क्वेश्चन आया था, हाँ, एक क्वेश्चन आया था इस बार यूपीएससी में, आपने शायद किया होगा अटेंड, कि पृथ्वी किससे गर्म होती है, टेरेस्ट्रियल विंड से या सोलर विंड? वो क्वेश्चन किया था आपने? बताइए, इतना मतलब इस लेवल का क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा था। लेवल तो क्वेश्चन सारे ऐसे ही रहते हैं, 2 4 10 5 क्वेश्चन को छोड़ के। वो 6 7 क्लास का था कि पृथ्वी किस रेस से गर्म होती है, सोलर रेस से गर्म होती है, टेरेस्ट्रियल रेस से गर्म होती है, तो वो क्वेश्चन था। इसके अलावा आपको क्या कराया जाए बताइए? आपका यूनिवर्स हो चुका है, यूनिवर्स हो चुका है। यूनिवर्स में एक 2 टॉपिक है जो एग्जाम जहां से क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी पूछता है, वो मैं एक बार आपसे जान लेता हूं। एक है एस्टोराइड्स, एक है मीटोराइड्स, ठीक है, एस्टोराइड्स मीटोराइड कराए होंगे। तो एस्टोराइड्स और मीटोराइड में पहला तो क्वेश्चन हमारा ये कि दोनों डिफरेंस क्या है। एक है एस्टोराइड्स, है ना, और दूसरा है मीटियोराइड्स, मीटियोराइड्स। बताएं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पढ़े होंगे। देखो, मून, मार्स, देखो एक चीज समझना कि एस्टोराइड्स या फिर ये दोनों, ठीक है, समझ लो। एस्टोराइड्स को हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह, मेटोराइड्स कहते हैं उल्कापिंड, ठीक है।
दे आर बोथ सेलेस्टियल बॉडी, है ना। ये दोनों, पहली बात तो क्या है, ये सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब आकाशीय पिंड है दोनों, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी है ये, आकाशीय पिंड। दूसरी बात है कि एस्टेरॉइड्स जो हैं, ये एस्टेरॉइड्स, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको हो चुके होंगे टॉपिक जहां तक है ये, एस्टेरॉइड्स आर गैसियस फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म, ठीक है। एस्टेरॉइड्स हैं वो गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं, समझते रहना। जो एस्टेरॉइड्स हैं वो गैसियस फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड को आप रॉक में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मीटियोराइट्स हैं, है ना, जो मीटियोराइट्स हैं ये केवल ये सॉलिड फॉर्म में है, ध्यान रखना है। दे आर नॉट इन गैसियस फॉर्म, मेटोराइट्स आर ओनली इन सॉलिड फॉर्म, और मेटोराइट्स आर सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म, दोनों पे ये जान लीजिए, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें है, जो एस्टेरॉइड्स है, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड इन बिटवीन या मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर। देखो ये ध्यान रखना, एस्टेरॉइड्स है ना वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। एस्टेरॉइड्स आर द सेलेस्टियल बॉडी इन गैसियस, इन सॉलिड फॉर्म, दे आर फाउंड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अब जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये आया ऊपर से, तो ये कैसे पता चलेगा ये मेटोराइट्स है, एस्टेरॉइड्स है। अगर इसकी प्रॉपर्टी मार्स से, जुपिटर से मिलती है तो हम उसको कहते हैं एस्टेरॉइड्स है। अगर इसकी नहीं मिलती है तो वो मेटोराइट्स है, ठीक है। तो मेटोराइट्स क्या हैं, ये फ्री हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। तो मेटोराइट्स आर फ्री, मेटोराइट्स क्या है, ये आर फ्री मूवमेंट, ये फ्री मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इन फ्री मूवमेंट, इनका कोई एरिया फिक्स नहीं है, फ्री मूवमेंट है, समझ गए। कभी आपसे पूछेगा मेटोराइट्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड अर्थ, या कुछ भी दे सकता है, दे आर नॉट फाउंड इन एनी पार्टिकुलर प्लैनेट सराउंड, ठीक है, कहीं से भी घूम सकते हैं। एक चीज और है, एस्टेरॉइड्स रेवोल्यूट विद द सन, यानी जो एस्टेरॉइड्स हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं लेकिन रोटेशन नहीं करते। मेरी बात समझ रहे हैं ना। एस्टेरॉइड्स, देखिए एस्टेरॉइड मूव्स सराउंड द सन, मूव्स, एस्टेरॉइड्स मूव्स सराउंड द सन, है ना, इन ऑन ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब जो मार्स के बीच में रहते हुए वो रेवोल्यूट करते हैं। अब ध्यान सुनिए, मेटोराइट्स ना तो रेवोल्यूट करते हैं ना ही रोटेट करते हैं, वो सीधे सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं। लेकिन एस्टेरॉइड्स रेवोल्यूट करते हैं, परिक्रमा करते हैं किसकी, सूर्य की, मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हुए, ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स रेवोल्यूट विद द सन इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। दोनों के डिफरेंस समझ में आ गए। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही सेलेस्टियल बॉडी हैं, पहली सिमिलरिटी, ठीक है। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही पृथ्वी की ओर आते हैं। तीसरी सिमिलरिटी क्या है, दोनों पर लाइफ नहीं है। चौथी सिमिलरिटी क्या है कि दोनों रोटेट नहीं करते, है ना।
दोनों रोटेट नहीं करते। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एस्टेरॉइड गैस फॉर्म में भी हैं। दूसरी डिफरेंस क्या है कि एस्टेरॉइड जो हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में फिक्स हैं एज ए बेल्ट। और तीसरी डिफरेंस क्या है कि वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि मेटेराइट्स नहीं करते। क्वेश्चन 2017 में सिविल सर्विस मेंस में पूछा है, मेंस में पूछा है एस्टेरॉइड्स के बारे में, और ये पूछा है 60 वर्ड में। 60 वर्ड में पूछा था एस्टेरॉइड्स के बारे में 2017 में मेंस में। आप देखना मेंस का पेपर 60 वर्ड में। तो 60 वर्ड में क्या क्या लिखना था? यही लिखना था ना। 60 वर्ड तो लिख ही सकते हो ना आप लोग, इसमें से क्या दिक्कत है? सिर्फ एस्टेरॉइड के बारे में लिखना है। एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड इज अ सेल्सियस बॉडी इन फॉर्म गैसियस एंड सॉलिड बॉडी। दे आर फाउंड इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एंड दे रिवोल्यूट विद द सन इन ऑर्बिट, है ना। दे मूव टू द अर्थ ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी को आते हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या अट्रैक्शन को खींचता है। क्लियर है इतनी बात? एक बार क्वेश्चन पूछा है प्री में, प्रीलिम से पूछा है सिविल सर्विस में, कि जो मेटेराइट्स हैं या एस्टेरॉइड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में जलने क्यों लगते हैं? अच्छा, शूटिंग स्टार आपने सुना? टूटता हुआ तारा कई सारी फिल्मों में यूज हुआ है। लोग दुआ मांगते हैं, मतलब किसी को मांगते हैं ना, ऐसे क्या देख रहे हो, मांगते नहीं है, पूरा हो जाता है, मांग के देखना। पक्की बात, एकदम पक्की। इधर ज्यादा चांस है पूरे होने के, आराम दिखता, हमारे इधर दिखता ही नहीं दिल्ली में। न तारा वो टूटता हुआ तारा दिखता है, ना दुआ मांगने वाला दिखता है, दोनों ही नहीं दिखते उधर। ठीक है, तो कहीं पूछेगा शूटिंग स्टार क्या है, कहीं मांग के देखना, है ना। एक बड़ा किसी फेमस लाइन है कि वो शख्स किसी को मुफ्त में मिल गया जो मुझे हर कीमत पर चाहिए था। समझ गए? तारे की कीमत नहीं समझ में आया कई लोगों को। वो शख्स किसी को मुफ्त में मिल गया, वो जो शख्स हमें हर कीमत पर चाहिए था। सिंपल सा है कि जब कोई, आपके मन में ये आ रहा होगा ये मेटेराइड एस्टेरॉइड पहचानेंगे कैसे? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने दिया कि अगर उसमें प्रॉपर्टी मार्स और जुपिटर की है तो वो एस्टेरॉइड्स है, अगर नहीं है तो मेटेराइड्स है। अब ये जल आते क्यों हैं वो समझ गए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। ये जलते क्यों है मेरा वो क्वेश्चन अभी बाकी है। बताओ ये क्यों जलने लगते हैं? और जो जलता है उसी को हम शूटिंग स्टार कहते हैं, टूटता हुआ तारा कहते हैं। एक बार ध्यान रखना, टूटता हुआ तारा मेटेराइड्स भी हो सकता है, एस्टेरॉइड्स भी हो सकता है, लेकिन बुक्स में लिखा गया है केवल शूटिंग स्टार, मतलब मेटेराइड्स होते हैं। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। जब प्लेन लैंड करता है, प्लेन लैंड करता है ना, तो उसमें एक झटका लगता है जिसको टर्बुलेंस बोलते हैं। तो क्यों लगता है झटका? वो जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वो एंट्री करता है, जो एटमॉस्फेयर का जो फ्रिक्शन है यानी जो घर्षण है, उस वजह से वो जलने लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है और इसका ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि जब कोई शूटिंग स्टार आएगा उसमें टकराएगा तो टकराने पर वो जलने लगता है, इसी को हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा। अगर वो जल जाता है कंप्लीटली तब उसको बोलते हैं क्या? शूटिंग स्टार। अगर वो आ जाता है ना, जब वो यहाँ पे पूरी तरह से जल जाता है, खत्म हो जाता है, ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं मीटियोर्स। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली नहीं जल पाता है और वो सरफेस से टकराता है तब उसको कहते हैं मेटेराइट्स। क्लियर है ना ये पॉइंट? ये भी पूछा है 18 में उन्होंने। तो ये मीटियोराइट्स, मीटियोराइट्स, समझ गए हमारी बात? जो सरफेस से लग जाता है, टकरा जाता है, उसको कहते हैं मीटियोराइट्स, और जो बीच में जलकर खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं मीटियोर्स। ठीक है, तो क्यों टकराते हैं? अट्रैक्शन से। जलते क्यों हैं? फ्रैक्शन से। अब बात आती है कि इनका यूपीएससी ने इनको क्यों तवज्जो दिया है, क्यों एग्जाम में पूछता है, क्या रीजन है? तो सीधा सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ
है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोराइट्स। बताओ अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, समझ गए ना? इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें यूपीएससी ने इनको पढ़ने के लिए बोला है? इसलिए थोड़ी कि कोई किसी को मांगता है देख के, ऐसा नहीं। 60 शब्दों में क्या लिखना था जिससे नंबर आते हैं हमारे? ये थोड़ी लिखोगे किसी को देख के मांगता है, ऐसा थोड़ी है। हाँ ठीक है, मार्स एंड जुपिटर की इन्वायरमेंट की स्टडी। और देखो एक आपने एक क्या दो मूवी आई हैं, एक आई थी पीके, है ना? पीके मूवी देखिए, क्या नाम है, शर्मा मिश्रा, क्या नाम है लड़की का उसका? अनुष्का शर्मा आमिर खान से कहती है कि तुमने मुझे क्यों बताया कि तुम एलियन हो? आमिर खान क्या बोलते हैं पता है ना? तुम मुझे जेंटलमैन लगा, पता नहीं क्या क्या जो भी है। एक लाइन बोलते हैं कि अगर मैं किसी और को बताता तो वो मुझे काट कूट के देखता मेरे अंदर क्या है। तो मतलब क्या है, अगर कुछ भी हमें स्पेस से मिलता है तो हम सीधे उसको लैब में ले जाते हैं। ठीक है, तो चाहे मेटोराइट्स हो चाहे वो एस्टेरॉइड्स हो, दे आर ऑल सोर्स ऑफ अबाउट सोलर सिस्टम। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ सोलर सिस्टम, लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ सोलर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, वो सोलर सिस्टम के इंफॉर्मेशन के स्रोत हैं, सोर्स हैं। पूरा पृथ्वी के बारे में बताते हैं, सबके बारे में मिलेगा। और क्या, अभी कभी कभी न्यूज में आता है ना कि पृथ्वी की तरफ से एक एस्टेरॉइड आ रहा है, वो टकरा जाएगा, पृथ्वी वाले मर जाएंगे। ठीक है, डरा मत करो, ऐसा नहीं होगा, इतनी आसानी से तो नहीं होगा। रीजन दो हैं और दोनों साइंटिफिक हैं। पहला रीजन है, अगर वो पृथ्वी को आ रहा है इसका मतलब है पृथ्वी से छोटा है। पहली बात, साइंस क्या कहता है, बड़ी चीज छोटी को अट्रैक्ट करती है। अगर वो पृथ्वी को आ रहा है इसका मतलब अट्रैक्शन से आ रहा है, तो वो पृथ्वी से छोटा है, पहला रीजन। दूसरा है, वो पृथ्वी से टकराने से पहले एटमॉस्फेयर में घूमने लगेगा, घूमने लगेगा। इतना आसान नहीं है कोई पृथ्वी से आके टकरा जाए, पहले वो चक्कर लगाएगा फिर टकराएगा। ठीक, और दूसरा क्या है, एस्टेरॉइड्स या मेटेओराइट्स में बी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स भी हो सकते हैं, मे बी सोर्स ऑफ एनर्जी। हॉलीवुड ने पूरी मूवी बना दी एक अवतार, अवतार बॉलीवुड ने मूवी बनाई ना, एक छोटा सा पत्थर है वो 5000 साल तक ऊर्जा चल सकती है। अवतार मूवी देखी है ना, कोई एक ऐसा आइलैंड है, इतना सा पत्थर ले आओ। ऐसा हो सकता है किसी प्लेनेट पे कोई ऐसे, जैसे यूरेनियम, क्या है यूरेनियम भी तो ऐसा ही है ना। तो हम लगे रहते हैं कि किसी प्लेनेट पे कुछ ऐसा मिल जाए जो एनर्जी का अपार स्रोत हो। एक बात जान लीजिए, ये कंफर्म है कि पृथ्वी के अलावा चाहे नासा हो, चाहे इसरो हो, चाहे वो जापान हो, कोई भी कंट्री हो, इंसानों को नहीं बसा सकता। फिर ये इतना खर्चा क्यों, कभी सोचा है आपने? वो यही चाहते हैं कि हो सकता है किसी प्लेनेट पे कुछ ऐसा मिल जाए एनर्जी का सोर्स जो हमारा फॉसिल फ्यूल से समस्या खत्म हो जाए, तो वो एटमॉस्फेयर जाके वहां पे सर्च करते हैं। ठीक है, तो और कीजिए, नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंस, दे मे बी कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो डिस्ट्रक्शन के भी कारण हो सकते हैं। दे मे बी कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन समझते हैं ना, सब कुछ समाप्त होना, यानी आपदा के भी कारण हो सकते हैं। अब बताओ, अगर जैसलमेर में गिर जाए तो ठीक है, इधर गिर जाए तो, है ना, मतलब वो खतरा भी उनसे हो सकता है। आपको पता है कि एस्टेरॉइड से एक लेक भी बनी है, कोनार्क लेक, कौन सी, लोनार लेक बनी है, एक पुष्कर लेक भी बनी है। ठीक है, पुष्कर लेक भी ऐसे ही बनी है। तो लिख लीजिए, दे मे बी कॉज ऑफ लेक फॉर्मेशन, वो
लेक फॉर्मेशन कारण भी हो सकते हैं। फिर खतरा ज्यादा है, फायदा कम है ना, खतरा इनसे ज्यादा है, फायदा बहुत कम है। तो अगर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका नेगेटिव पॉइंट ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई पॉजिटिव ना हो, ठीक है। अगर इनका पॉजिटिव ये है कि दे मे बी सोर्स ऑफ अबाउट सोलर सिस्टम, तो इनका नेगेटिव ये है अगर वो जनसंख्या पे गिर गए तो भूकंप भी आ सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है, जनसंख्या भी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब तो आप लिख सकते हो दोनों के बारे में, मेटोराइट के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, कोई डाउट तो नहीं है। पहले पढ़ा था सोलर सिस्टम में, ये नहीं पढ़ा था? हाँ, प्रॉपर नहीं पढ़ा हमने, इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये पृथ्वी पर से टकराते हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेंस में खासकर। बस एक ही बात ध्यान रखना है कि इन पे लाइफ नहीं है ना। इनका जो पृथ्वी का डायरेक्शन है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी की वजह से होता है ना। वो जलने लगते हैं क्योंकि फ्रैक्शन होता है। जो बचते हैं उनको मेटेओराइट्स कहते हैं, और जो खत्म हो जाते हैं उसको मीटियोर्स कहते हैं। हिंदी में मीटियोर्स को कहते हैं उल्कास्म, ठीक है। ये हैं। और कोई पॉइंट जो पिछले क्लास में हो, बताओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका पूरा टॉपिक ही है, करवाएंगे तो, ठीक है। देखो, ज्योग्राफी जो है वो शुरू होती है हमारे यहां से, बिग बैंग थ्योरी से। दूसरा है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, और तीसरा है प्लेट टेक्टोनिक। यहां से शुरू होता है कहानी। बिग बैंग थ्योरी, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, यहां से शुरू होता है जियोमॉर्फोलॉजी। और मैं आपको बताऊं, ये पूरी ज्योग्राफी का पूरा जो जियोमॉर्फोलॉजी है ना, उसका 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, 90%। तो पहला है, देखो, सीधा सीधा शुरू एनसीईआरटी हमारी कहां शुरू होती है कि डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके बारे में पहले पढ़ाई होगा आप लोगों ने। लेकिन हमें ये बता दीजिए कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ा है या यहां शुरू करवा दें? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, इस पे जब भी आएगा ना वो शॉर्ट नोट आएगा, बिग बैंग थ्योरी। एक बार आरएएस में क्वेश्चन पूछा है, आरएएस एग्जाम होता है राजस्थान का, उसने पूछा है कि बिग बैंग थ्योरी इज रिलेट टू ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, या ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। बिग बैंग थ्योरी इज रिलेट टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो पहली बात है कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो किससे रिलेट करती है ना, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए, बिग बैंग थ्योरी इज रिलेट टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, आप लोगों ये बताइए मुझे कि यूपीएससी में कितने वर्ड लिमिट का क्वेश्चन आता है मेंस में, कितने शब्द का क्वेश्चन आता है, कुछ है आइडिया? मेंस का, मेंस में कितने शब्द का वर्ड क्वेश्चन आता है?
हाँ, इसमें 60 वर्ड, 100 वर्ड, 125 वर्ड और 150 वर्ड और 250 वर्ड, बस ये रहता है, ये रहता है, ठीक है। और ये कभी भी चेंज हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है 24 में यही आने वाला है ना। तो इतना है कि 250 से ज्यादा नहीं करेगा, कम करेगा वो। तो अगर अगली बार आपको एग्जाम देना, अगली बार आप लोग दोगे, मतलब दोगे एग्जाम, कौन देगा? आप दोगे, और अगली बार कौन कौन दे रहा? आप लोग दे रहे हो कोई नेक्स्ट ईयर? क्यों? अच्छा, अभी बालिग नहीं हो, नाबालिग हो। अगली बार देना है तो सीरियसली कर लीजिए, है ना। दो तीन बातें हैं जो समझना है कि दिल्ली में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम दिल्ली से ही आए हैं, दिल्ली वाले सब पास हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं होता, है ना। दिल्ली में एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहां बच्चे नासमझ ज्यादा पहुंचते हैं, है ना, नासमझ ज्यादा पहुंचते हैं। मैंने रीजनल सेंटर पे देखा है, यहाँ पर कंपटीशन, भीड़ से कंपटीशन दिखता है क्या? नहीं, आप मुझे 15 दिन का समय दीजिए, ठीक है। 15 दिन के लिए मैं आया हूँ, ज्यादा नहीं, 15 डेज से ज्यादा मैं रुक ही नहीं सकता। मेरा स्लॉट खाली था तो इसलिए मैं आ गया। 50 डेज में मैं गारंटी देता हूँ। मैं श्री राम IAS अकेडमी, श्री राम IAS, और भी कई सारी कोचिंग, वहाँ तो कई जगह क्लास होती है, वेदांता है, इजी क्लासेस हैं, बाजीराव है। क्योंकि जो क्लास आपकी 50 घंटे में हो सकती है ना, उसको चाहे तो कोई 100 घंटे भी कर सकता है, 50 में हो सकती है। तो मेरा टारगेट ये है कि मेरे पास जितना समय है उसमें ही पूरी ज्योग्राफी में करवा दूं, तो दोबारा जब आऊं तो ज्योग्राफी के लिए ना आना पड़े और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। पर आपको मेरा साथ इतना देना है कि आपको मैप खुद से देखते रहना है। हाँ, क्योंकि हम 2 महीने 2.5 महीने के लिए नहीं आए, कल से आए तो बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है यहाँ पे। तो फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो भी समय हो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। पता नहीं, दिल्ली से बाहर निकलते ही ना हर चीज की आदत सी है। तो आप लोग मेंस के क्वेश्चन देखिए, प्री के देखिए, और सिर्फ यूपीएससी देखिए। कुछ नहीं, फैक्चुअल आता है थोड़ा सा, मतलब जैसे मान लो मानसून से क्वेश्चन पूछा तो पूछ लेगा कि मानसून में जेट स्ट्रीम का क्या रोल है, ये क्वेश्चन यूपीएससी का हो गया, ठीक है। और आपके स्टेट में पूछ लेगा मानसून का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द मानसून इन इंपॉर्टेंस ऑफ मानसून फॉर पंजाब। बस इतना ही फर्क है, मतलब थोड़ा सा फर्क तो है, वो सिविल सर्विस एग्जाम है वो ये, लेकिन आप उसी लेवल को टच करिए तो यहाँ भी फायदा मिलेगा आपको। जैसे मैं 3-4 टॉपिक करवाए हैं, आपने कई किताबें पढ़ी होगी, जैसे ये एस्ट्रोलाइट्स ले लीजिए, या फिर वो जो भी मैंने टॉपिक करवाए हैं, ये मैटर आपको बुक्स में इजीली नहीं मिलेगा। तो मेरी यही रहेगी कोशिश कि जो भी हम करवाएं एग्जाम ओरिएंटेड हो, बस उसमें आपका इतना ही सहयोग चाहिए कि आप जो भी डाउट हो वो पूछे जरूर, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइम हमारे पास कितने बजे तक है? 12 बजे तक ही था तो 12:30 तक, ठीक है। तो हम लोग कल फिर हम लोग यही करेंगे, टॉपिक कल से करेंगे शुरू। आप लोग एड्रेस लाना, हो सके तो क्वेश्चन जरूर लेके आना, प्री को हो चाहे मेंस हो, कैसे भी हो, ठीक है।
हम तो चाह रहे 4 घंटे क्लास कर लो आप लोग, है ना, कल से कर सकते हैं 4 घंटे, ठीक है, 2-2 घंटे ब्रेक देके 2 घंटे कर लेंगे, फिर 10 मिनट ब्रेक देंगे, फिर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा, वो छूट जाएगा तो आपका छूट ही जाएगा, फिर मुझे जब जाना है तो वो फिक्स है, ठीक है, इधर आप टाइम बढ़ा लीजिए।